नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। तुर्कमेनिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शुक्रवार को यहां औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अपने दौरे के दौरान कोविंद तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्ष सैदर बर्दी मुहम्मदोव से मुलाकात करेंगे और संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं भारत के राष्ट्रपति की स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा है जो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के पद संभालने के कुछ दिनों बाद हुई है। और वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि राष्ट्रपति कोविंद 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले भाग में अशगाबाद पहुंचे और तुर्कमन परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर बच्चों द्वारा रोटी और नमक की पेशकश की गई। और एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्रपति कोविंद का तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मुहम्मदोव ने स्वागत किया और अशगाबाद हवाई अड्डे पहुंचने और औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तुर्कमेनिस्तान में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति राजकीय यात्रा के लिए अशगाबाद पहुंचे और तुर्कमेनिस्तान में 12 मार्च के चुनावों के बाद किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। और तुर्कमेनिस्तान के मंत्रियों ने राष्ट्रपति की अगवानी की और इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। और बुधवार को विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने कहा था कि राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा न सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध के महत्व की पुनः पुष्टि करेगी बल्कि विस्तारित पड़ोस की अवधारणा और भारत मध्य एशियाई साझेदार के संदर्भ में भी प्रदर्शित करेगी। और वहीं तुर्कमेनिस्तान के पास प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है और वर्मा ने कहा कि तुर्कमेनिस्तान रणनीतिक रूप से मध्य एशिया में स्थित है और कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिस पर हमें लगता है कि तुर्कमेनिस्तान के साथ साझेदारी के फायदे मिलेंगे। और हमने तुर्कमेनिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों को $1 अरब के ऋण की पेशकश की है। और वहीं पंजाब फतह करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें अब गुजरात विधानसभा चुनाव पर है और आज से केजरीवाल गुजरात में शंखनाद करने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। और अरविंद केजरीवाल आज सुबह गांधी आश्रम भी जाएंगे जबकि शाम 4 से 6 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का अहमदाबाद में रोड शो होगा और दोनों तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद कल यानी कि 3 अप्रैल अरविंद केजरीवाल सुबह 10:30 बजे स्वामी नारायण मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद गुजरात से जुड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर शाम में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल का गुजरात का ये 2 दिन का दौरा और भगवंत मान के साथ बड़ा रोड शो एक तरह से इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का शंखनाद माना जा रहा है। और पार्टी नेताओं की माने तो 2 मुख्यमंत्रियों के एक साथ इस रोड शो में शामिल होने से कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही गुजरात के लोगों के बीच एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से इस बार गुजरात का चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अब बाकी राज्यों में एंट्री का रास्ता खोलने की तैयारी कर रही है और इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने और आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में भी जुट गई और दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में जमीन बनी और अब पंजाब के जरिए आप पूरे देश में फैलना चाहती है। और वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1260 नए केस सामने आए और वहीं 83 लोगों की मौत भी हो गई। और वहीं कल कोरोना के 1335 केस दर्ज किए थे और 52 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1404 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 13,445 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,264 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,92,326 लोग
संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं और देश में अब तक कोरोना से 4,30,27,035 लोग संक्रमित हुए और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस टीकों की 184 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी और कल भी 18,38,552 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की करीब 184,52,44,856 डोज दी जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज़्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज़्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं और देश में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया और वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। वहीं 2 साल के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बचने के लिए लगाए गए सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बीएमसी ने मार्शल नियुक्त किए थे जो मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाते थे। लेकिन कल शनिवार से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा और लोग स्वेच्छा से मास्क पहन सकते हैं और वहीं अब मुंबई में बीएमसी मार्शल नागरिकों से जुर्माना नहीं ले सकते। वहीं नागरिकों को मिली राहत के बारे में पूर्व बीएमसी विरोध पक्ष रवि राजन ने बताया कि ये निर्णय काफ़ी अच्छा है और हम सरकार के इस निर्णय का समर्थन भी करते हैं और अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और चीन में कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन मुंबई और पूरे देश में फिलहाल कोरोना के मामले में काफ़ी कमी आ रही है और इसलिए हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसे लेकर बीएमसी के पूर्व गठ नेता प्रभाकर शिंदे का कहना है कि ये फैसला उन्हें काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था क्योंकि कोरोना के मामले काफ़ी समय से कम आ रहे, लेकिन फिर भी नागरिकों के लिए सारे प्रतिबंध हटाए नहीं गए और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और वहीं महानगर पालिका और राज्य सरकार ने ये निर्णय देर से लिया, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं और नागरिकों को प्रतिबंधों से मिली राहत को लेकर मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी का भी कहना है कि कोरोना के मामले लंबे समय से काफ़ी कम होते जा रहे हैं, लेकिन आज सरकार ने ये निर्णय सोच समझ कर लिया और दूसरी तरफ मुंबई में दूसरी डोज लिए हुए टीकाकरण की संख्या 100% के करीब जल्द ही पहुंचने वाली और अगर हालत बिगड़ते हैं तो कोरोना जंबो कोविड सेंटर भी नागरिकों की सेवा के लिए तैयार होंगे और नागरिकों से अनुरोध है कि अगर मास्क अनिवार्य नहीं है तो भी खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहने और हाथ धोते रहे और मुंबई स्थित मरीन ड्राइव पर भी लोग बिना मास्क बिना किसी पाबंदियों के साथ नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और कुछ नौजवान मरीन ड्राइव पर घूमते नजर आए और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी खुश हैं और आज़ाद महसूस कर रहे हैं और वहीं कुछ ने कहा कि खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना जरूरी है। जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता तब तक नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं यूपी में सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह 2 स्कूलों को गोद लेंगे और उन्होंने 2 विद्यालयों को गोद लेने के लिए विधानसभा क्षेत्रवासियों से सुझाव भी मांगे और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने का अनुरोध किया और वहीं सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार और कायाकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार करते हुए सरोजनी नगर क्षेत्र से एक नहीं बल्कि 2 विद्यालयों को गोद लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों से सुझाव आमंत्रित है और वहीं सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल में कार्यभार संभालते शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू कर दिया और वहीं आपको बता दें कि 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाले और साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस रखने का निर्देश भी दिया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राइमरी विद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा और वहीं स्कूल चलो अभियान के तहत घर घर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार से शुरू गेहूं खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि गेहूं खरीद के 72 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाए और प्रत्येक दशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना ही चाहिए। और शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया
आज से ही प्रारंभ हो रही है और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी केंद्र पर किसानों को समस्या न हो। और वहीं उत्तर से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान पर गर्मी ने कहर मचा रखा है और दिल्ली से नागपुर तक मौसम 40 डिग्री के पार है। तो वहीं 3 अप्रैल के बाद गर्मी का यह हीट अटैक और बढ़ने का अनुमान जाहिर किया गया है। और वहीं मौसम विभाग ने उत्तरी समेत मध्य हिस्सों के सभी राज्यों में अगले 5 दिन तेज लू चलने की बात कही है और इसको लेकर उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया। और वहीं आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिन राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होते दिखेगी और गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर में प्रशासन ने वाटर ट्रेन का ट्रायल भी शुरू कर दिया। और ये वाटर ट्रेन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिन में रोज 2 बार चलेगी। और जोधपुर में जहां प्रशासन पानी की किल्लत के लिए ट्रेन चला रहा है, वहीं जोधपुर से करीब 950 किलोमीटर दूर मुंबई के पास महिलाओं को पानी के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर जाना पड़ रहा है। और वही पानी की किल्लत के साथ आने वाले दिनों में अभी लोगों को और ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी आने वाले 10 दिन तक बारिश की किसी भी संभावना से इनकार किया। और इसका साफ मतलब है कि अभी आधे हिंदुस्तान पर गर्मी के अटैक ऐसे ही जारी रहेंगे। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक दिन थमने के बाद आज फिर बढ़ गए और दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपये 61 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 93 रुपये 87 पैसे पर पहुंच गई है। और 4 महीने से ज़्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 12 दिनों के अंदर 10वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 57 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपये 70 पैसे हो गई। और यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई और हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है। और गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही थी और उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में करीब 5 और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। और वही ओएमसी विभिन्न कारकों के आधार पर परिवहन ईंधन लागत में बदलाव करती है और आखिरी कीमत में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और डीलर का कमीशन शामिल है। और वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी की गई, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और वहीं क्रिसिल रिसर्च के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पूरी तरह से पार पाने के लिए दरों में करीब 9 से 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। और वहीं भारत अपनी तेल की ज़रूरत पूरी करने के लिए आयात पर करीब 85% निर्भर है। भारत और नेपाल ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भौगोलिक दृष्टि से भले ही अलग दिखते हो, लेकिन दोनों की संस्कृति, सभ्यता और राजनीतिक रिश्ते गहरे रहे। और नेपाल में हाल के बदले राजनीतिक परिदृश्य की वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ खटास आई है। तो अब जब नेपाल के हालत कुछ सामान्य हुए तो भारत के साथ उसके रिश्ते भी सामान्य होते दिख रहे हैं। और इसका आधार बने हैं भगवान भोले शंकर और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा रविवार को पहुंचने वाले और काशी के देउबा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही गंगा किनारे स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन भी करेंगे। और कहते हैं कि काशी में एक मिनी नेपाल बसता है और गंगा किनारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास नेपाली मंदिर के नाम से जाने वाले पशुपति मंदिर की आकृति हुबहू काठमांडू के पशुपति मंदिर जैसी है। और भगवान शिव को समर्पित इस पशुपति मंदिर को बनवाने का ख्वाब सन 1800 से 1804 तक नेपाल से निर्वासित होकर काशी आए नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने देखा था। और उनके निधन के बाद उनके बेटे युद्धवीर शाह ने 40 साल बाद इस मंदिर को बनवा दिया। और वहीं भारत में बड़ी संख्या में नेपाली छात्र भी पढ़ाई करते हैं। और ऐसे ही एक छात्र सूर्य नेउपान है जो नेपाल के बुटवल के रहने वाले हैं और वहीं बीएचयू से पढ़ाई कर रहे हैं। और सूर्या का मानना है कि नेपाली पीएम के भारत आने से दोनों देशों के बिगड़े संबंध सुधरने की पूरी संभावना है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक संबंध भले अच्छे रहे या खराब, लेकिन नेपाल और भारत के आम लोगों के संबंध हमेशा से बेहतरीन रहे।
और सूर्या का मानना है कि दोनों देशों का जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है वो हमेशा कायम रहना चाहिए और भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में नेपाल के जनकपुर भी गए थे। और हालांकि केपी शर्मा ओली के चीन से नज़दीकियों की वजह से कुछ खटास आई, जिसको भरने का काम अब नेपाली पीएम देउबा और पीएम मोदी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों देश एक बार फिर उसे रिश्ते को बनाने में कामयाब होंगे जो हमेशा से रहा है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन श्रद्धालु माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं और सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ मां को प्रसन्न करने के लिए मंदिर पहुंचे। और आइए मां के शौर्य के बारे में इस रिपोर्ट में समझते हैं। भक्ति और साधना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब हम भक्त का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरीके का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है आपको बताते चले कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति ये समझ रही थी कि शायद उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए उन्हें जाना उचित नहीं लग रहा। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का शिव जी से आग्रह करने लगी। सती के न मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती का मन दुखी हो गया। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना शायद स्वयं दक्ष ने भी ना की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया। भगवान श्री को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बेहद दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित है। मां शैलपुत्री के चरणों में आपको बताते चले कि गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धाग्नि बनी। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और वहीं आज पहला नवरात्रा है और आज के दिन शैलपुत्री मां की पूजा करने के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो वहीं बरेली में भक्तों का ऐसा ही तांता देखने को मिला। और वहीं आपको बता दें कि कई नामों से जाने जाने वाली बरेली, जिसे नाथ नगरी, गंगा जमुना तहजीब और झुमका के नाम से जानते, जहां पर काली बाड़ी पर मां काली माता का प्राचीन भव्य मंदिर है, जहां पर बहुत दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। और आज नवरात्रि के पहले दिन ही भीड़ भाड़ देखने को मिली, जहां पर जय घोष और जयकारों के साथ नवरात्रि का पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हुए मनाया जा रहा है। और इस बीच हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। चलिए आपको भी दिखाते हैं मंदिरों की रौनक।
उसका भी वो खुशी रखे अच्छी तरीके से कोरोना चल रहा था, मंदिर में लोग श्रद्धालु आने से कुछ प्रशासन की भी शक्ति रही थी। कोरोना के चक्कर में लोगों को अपनी मुसीबत में पड़े हुए थे, जो मंदिर नहीं आ सकते थे। आज माँ दुर्गा देवी माँ की कृपा से आज तो ठीक ठाक है और प्रशासन ने भी हमारे लिए बहुत सहयोग दिया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी बहुत सुविधा दी हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है। एक लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में, हमारे समाज में झेली है। एक लंबी त्रासदी के बाद मंदिर में खुले मन से आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये नवरात्रा बहुत अच्छा होगा। और आज से आप देख रहे हैं भीड़ मंदिर में हो रही है, वो 9 दिन तक पूरे बहुत भीड़ होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये और यहाँ लगभग पूरे शहर के लोग आते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने की ज़रूरत है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बंदिशों के बावजूद लोग आकर बाहर से ही दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं शुरुआती दौर में, और बड़ा सुगम महसूस हो रहा है इस बार नए नवरात्रे में इसमें कोरोना खत्म होने के बाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।